नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। बिहार के सियासत की तस्वीर हर पल बदल रही है। नए समीकरण सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस मोर्चे को बिहार में जगह बनानी थी, आज वही मोर्चा दूसरों को मुफीद जगह दे रहा है। दोनों ध्रुवों से टूटी आस को तीसरा मोर्चा आशा की नई किरण दिखा रहा है। बागियों से नए मोर्चा की बगिया गुलजार है। लिहाजा दोनों ध्रुवों के खिलाफ खड़ी है तीसरी ताकत। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। चर्चा का विषय है तीसरी ताकत। तो क्या इस बार बिहार में मुकाबला त्रिकोणीय है या फिर तीसरे मोर्चे की बढ़ती ताकत किंग मेकर की भूमिका निभाएगी? ये सारे सवाल अब फिजाओं में गूंजने लगे हैं, क्योंकि बागियों की बगावत तीसरे मोर्चे की ताकत को लगातार बल देती नजर आ रही है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी नेताजी का धन्यवाद दूंगा, केवल नंदा जी का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम एक मंच पर लाने का काम किया है। सवाल ये नहीं है कि गठबंधन क्या है, महागठबंधन किसका है, लेकिन अगर पांचों उंगलियों को एक साथ जोड़ने का काम नेताजी ने किया तो बहुत बड़ा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो क्या महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच अब सीधी लड़ाई में तीसरे मोर्चे की ताकत का असर होगा? क्या बिखरने का इतिहास समेटे तीसरे मोर्चे की पांचों उंगलियां बंद मुट्ठी की तरह ताकत बनकर बिहार की सियासत में मुकाबले को तीसरा एंगल देगा? जवाब के लिए जनाधिकार पार्टी में शामिल होने वाले इन नेताओं की तस्वीर देख लीजिए। पप्पू यादव की जनाधिकार पार्टी तीसरा मोर्चा में अहम घटक दल है, लेकिन इन दिनों एनडीए और महागठबंधन से निकले धुरंधर बागी तीसरे मोर्चे को ही अपना समझने में भलाई समझ रहे हैं। आरजेडी के टिकट से वंचित अजय बुल्गानिन को मोहिउद्दीन नगर से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं उपचुनाव में एलजेपी की टिकट से परवत्ता से लड़ चुकी डॉक्टर सुहेली मेहता को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही भागलपुर से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ चुके अबू कैसर को नाथनगर से टिकट दिया गया है। वहीं जेडीयू से बगावत कर दाऊद अली ने जनाधिकार पार्टी का दामन थाम लिया है। एलजेपी नेता रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु और राम नरेश सिंह ने तीसरे मोर्चे का दामन थाम लिया है। इसके अलावा कई पार्टियों के और नेता जिनका टिकट कट चुका है, वो तीसरे मोर्चे के ही सहारे सपने बुन रहे हैं। जाहिर है जिन चेहरों के बूते एनडीए और महागठबंधन जीत का दावा ठोक रहा था, वो चेहरे छिटक कर तीसरा मोर्चा की शान बढ़ा रहे हैं। ऐसे में तीसरा मोर्चा ताकतवर होकर दावा ठोक रहा है। राघवेंद्र बाबू को पप्पू यादव का पूरा समर्थन मिलेगा। जहां से खड़े होंगे हम पूरी ताकत के साथ समर्थन देंगे, पूरे समर्थन देंगे। देखते हैं आगे, अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा राघवेंद्र सिंह जी को जैसे भी मोरल नैतिक जिस भी रूप से होगा हम पूरी ताकत के साथ समर्थन देंगे। यानी बिहार की सियासी लड़ाई में मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन सवाल है कि बागियों के सहारे तीसरा मोर्चा एनडीए या महागठबंधन में किसका सबसे ज्यादा नुकसान करेगा? रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ सिद्धार्थ, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। शुरू करते हैं आज की चर्चा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पप्पू यादव साहब, सांसद हैं, नवल किशोर चौधरी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगी सरबत जहां फातिमा जी और हमारे दो संवाददाता आनंद अमृतराज और चंदन झा साहब। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहते हैं हम प्रोफेसर चौधरी। हम समझना चाहते हैं, एकाएक हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल होराइजन पे एक तीसरा फोर्स, एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप जो है वो लेता नजर आ रहा है। यह स्पष्ट है जिस तरह से इस मोर्चे में लोग आ रहे हैं और मुलायम सिंह यादव जी जैसे एक प्रतिष्ठित नेता और जो प्रभावी नेता इस मंच से जुड़े हैं, और स्थानीय स्तर पर कई ऐसे नेता हैं जिनका प्रभाव है अपने क्षेत्र में विशेषकर, और राज्य के स्तर पर भी इससे जुड़ रहे हैं। और जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है महागठबंधन में और फिर एनडीए में, उससे असंतुष्टों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है, कई ऐसे नेता हैं जिनका अपना क्षेत्र था, प्रभाव था, सिटिंग एमएलए हाँ सिटिंग एमएलए थे,
उनको टिकट नहीं दिया गया है। स्वाभाविक रूप से उसमें उनमें असंतोष है और वो खुलकर सामने आ रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं और जो विकल्प आ रहा है उस विकल्प में जा रहे हैं। तो वह मिथ एक्सप्लोड कर गया है। जो मिथ क्रिएट करने की कोशिश की गई कि यहाँ दो ही ध्रुव है, हम नहीं समझ पाते कि एक और ध्रुव बना है, उसकी चर्चा मीडिया में नहीं के बराबर है, लेकिन मैं उसको भी एक ध्रुव मानता हूँ और वो लेफ्ट फ्रंट का है। लेफ्ट फ्रंट तो निश्चित रूप से बहुत कमज़ोर हुआ था पिछले दिनों, लेकिन उनमें भी एकता आई है। तो आप चार खेमे में लोग हैं और तब वह जो मिथ था कि नहीं आप या तो महागठबंधन में हैं या एनडीए में हैं, वो मिथ पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। और आज जो घटना है, राजनीतिक घटना, जिसमें आप देख रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री आए हैं और जिस तरह से इस फ्रंट की ताकत बढ़ रही है, तो मैं मानकर चलता हूं कि वो मिथ अब नहीं है कि दो ही ध्रुव है, चार धुरंधर नजर आ रहे हैं। हाँ, मुझे चार ध्रुव नजर आ रहे हैं और चारों सिग्निफिकेंट हैं। दो तो बहुत सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि एक तो सत्ता में है और एक दिल्ली में सत्ता में है। स्वाभाविक रूप से उनके बारे में तो मानकर चलना होगा कि वो पावरफुल कैंप्स है, लेकिन वह जो वॉकओवर सोच रहे थे वो स्थिति नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये चार ध्रुव बन चुके हैं और ये सिग्निफिकेंट है। जनता शासन से असंतुष्ट है और इनकम्बेंसी फैक्टर वर्क कर रहा है और जिस तरह से केंद्रीय स्तर पर 1-1.5 साल में असंतोष की बात की जा रही है, उसी तरह 10 साल का शासन है। और फिर जो महागठबंधन में 15 साल पहले के जो नेता रहे वह भी आ गए हैं, तो असंतोष स्वाभाविक है, इनकम्बेंसी फैक्टर है। इसलिए मैं मानकर चलता हूँ कि ये राजनीतिक जो लड़ाई है, लड़ाई नहीं करना चाहिए, ये कंटेस्ट है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है और किसी भी कैंप को राइट ऑफ करना बहुत मुश्किल होगा। पप्पू यादव जी, लगातार जो है ताकत देखने को मिल रहा है कि इस तीसरे फ्रंट की, इसकी ताकत में इजाफा हो रहा है। कारण ना सिर्फ ये है कि इससे समर्थन प्राप्त है मुलायम सिंह यादव जी का, नेताजी का, काफ़ी ऊंचा कद है भारत की राजनीति में। गौरतलब है कि आज से कुछ वक्त पहले नेताजी को माला पहनाया गया था। एक कवायद हुई थी कि समाजवादी पार्टी एक मंच पर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से उनको राइट ऑफ करने की कोशिश हुई, एक भी सीट नहीं दिया गया और उसके बाद एकाएक तीसरे मोर्चे की नींव रखी जानी शुरू हुई। आज की परिस्थिति में दिनों दिन आपको महसूस हो रहा है कि ये तीसरा मोर्चा जो बन रहा है ये काफ़ी मजबूत होगा, काफ़ी बड़ी चुनौती दे सकता है। अब दिल्ली को आप याद करें कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस शून्य पर आ गई और जो देश में वर्तमान समय में देश की सरकार जिसकी है वो 70 सीटों में मात्र 3 सीट पर आकर के सिमट गई। एक तीसरी ताकत उभरी। यह बात सही है कि उसने बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े वादे किए और बड़े बड़े मुद्दे लाए। पूर्वांचल के लिए, गरीबों के लिए, छात्रों, नौजवानों को बड़ी उम्मीदें थी। बिल्कुल उसने उम्मीदों को आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, समाप्त कर दिया जी। जिस तरीके से उन्होंने अन्ना हजारे की उम्मीदों को समाप्त किया, लोकपाल बिल है, उन सारी चीज़ें हैं। बहुत जल्दी लगातार जिस तरह के उनके एमएलए जिस बुराइयों के शिकार होते जा रहे हैं और जो उनके हालात बनते जा रहे हैं, उससे लगता है कि एक जो उम्मीद और आशा और विश्वास नौजवानों के भीतर, गरीबों के भीतर पैदा हुई थी, वह बहुत जल्द उसके उम्मीदों को रौंदा गया है। एक बड़ा सपना दिखाया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 1 साल के अंदर वो सपना शायद कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता है और मुझे लगता है कि जो प्रदेश के उनके नेतृत्व हैं और नेता हैं, उनके माध्यम से और उनके विश्वास पर यदि नरेंद्र मोदी जी बिहार को बिहार को बड़ी ऊंचाई की ओर ले जाना चाहते हैं और बिहार को विकास का बिहार देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेईमानी होगी। आपको लगता है एक ऑल्टरनेटिव आप दे सकते हैं? 7 साल सत्ता में वो लोग भी रहे हैं। 25 साल लगातार जो लोग सत्ता में शासन किए, उनके बारे में पूरा प्रदेश जग जाहिर है कि खुद ही अपने मुंह से कहते हैं वो लोग कि 6,33,000 आदमी जो परिवार है वो भिखारी है, 3 पर 1 आदमी भूमिहीन है, 4,86,00,000 भूमिहीन है 10 करोड़ व्यक्ति में, और मात्र 18 रुपया प्रति
प्रत्येक दिन एक परिवार पर उसकी आमदनी है, उसके जीविका के लिए है। 4,600 रुपया उसकी माहवार जीविका है। तो जिस प्रदेश में इतने भूमिहीन हो, भिखारी परिवार हो, 25 सालों में इन लोगों को किसने रोका था कि आप मंडल की बात आप करते हो, सामाजिक न्याय की बात करते हो? तो सामाजिक न्याय, समाज और न्याय, ये तो आप लोकतंत्र की मूल्य ही समाप्त जब आप कर दिए, आम लोगों के लिए लोकतंत्र का कोई मूल्य ही नहीं बचा, लोकतंत्र को आम आदमी ने समझा ही नहीं, महसूस ही नहीं की, तो आप जो लोग 25 साल यहाँ राज किए हैं वो बार बार इस बात को कहते हैं कि राजनीतिक रूप से, राजनीतिक फ्रीडम, राजनीतिक, बिहार को जब इकोनॉमिकल फ्रीडम और एजुकेशनल फ्रीडम की ज़रूरत थी तो आप पॉलिटिकल फ्रीडम, बिहार के जीन में पॉलिटिक्स है। आप याद करिए बाबू वीर कुंवर सिंह की, याद करिए, आप उससे पहले चले जाइए गुरु गोविंद सिंह जी के ऐतिहासिक संदर्भ को याद करिए, आप बुद्ध के ऐतिहासिक संदर्भ को याद करिए, आप इसी मगध के बात समझ पा रहा हूं आर्थिक उदारीकरण सवाल लाजमी, क्या आपको लग रहा है कि ये जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है या तीसरी ताकत की बात हो रही है, ये इतना काबिल है, इतना मजबूत है कि एक ऑल्टरनेट फोर्स के रूप में ये उभर रहा है बिहार में? निश्चित रूप से मैं लगातार इस बात का मैं प्रयासरत था और हम जीतन राम मांझी जी के बिल्कुल हमें लग रहा था कि जीतन राम मांझी यदि एक बड़ी ताकत के रूप में उभरते, लेकिन ये दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी हो सकता है उनके लिए अच्छा हुआ हो, लेकिन मैं नहीं मानता इस बातों को। मुझे लग रहा था कि यदि जीतन राम मांझी हम लोग और यह जो अभी कुनबा बना के साथ जुड़ते तो और हम लोग बहुत बड़ी ताकत के रूप में हम आते। बात सही है कि आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने इस बात को महसूस की, पहले भी बिहार के परिप्रेक्ष्य को मुलायम सिंह यादव जी महसूस करते रहे हैं। पहले भी मुलायम सिंह यादव जी के साथ आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री किस व्यक्ति ने इस मुलायम सिंह यादव को नहीं बनने दिया, और जो लोग यहाँ दो व्यक्ति का महागठबंधन है, अवसरवाद और अहंकार के मिश्रण का महागठबंधन है, 25 साल जिसने बिहार के उम्मीदों को समाप्त किया, नासूर बन गए ये बिहार के गरीबों के लिए यह दो व्यक्ति, नौजवानों के लिए नासूर बने, छात्रों के लिए नासूर बने। या आपसे मैं इतना कह सकता हूँ कि गाली, जो बिहार आज गाली का कारण बना हुआ है, मणिपुर में जाइएगा तो बलात्कार, मारे जा रहे हैं, कानून लाए जा रहे हैं कि भगाओ पूर्वांचलों को, हिंदी भाषियों को, हिंदी भाषी लोगों को। आप महाराष्ट्र जाइएगा तो बिहारी को बिहारी कह के मारा जाता है, आंध्रा जाइएगा, पंजाब जाइए, राजस्थान जाइए, दिल्ली में हम अपमानित होते रहते हैं, गाली सुनते रहते हैं। तो 25 सालों में आपने क्या दिया बिहार को? तो आपके यही होगा, आपका चुनावी मुद्दा यही होगा जिस बिहार का संदर्भ याद करिए, भारत का जो इतिहास है वो बिहार के इतिहास के बगैर नहीं है, बिहार का इतिहास से ही भारत का इतिहास है। आप चाहे आप अध्यात्म के संगम से ले लीजिए, आदम काल में आर्य सभ्यता का प्रवेश का द्वार ले लीजिए, चाहे समाजवाद का ले लीजिए, चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह, चाहे ऋषि मुनियों के ले लीजिए, चाहे साहित्यों के युगों का ले लीजिए, चाहे विक्रमशिला नालंदा हो, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे मंडन मिश्र की धरती हो, चाहे चाणक्य और चंद्रगुप्त से आप ले लीजिए, चाहे दुनिया के सबसे बड़े नैतिकवान कर्ण के सवाल और राजा अशोक से ले लीजिए। आप जब लीजिएगा सारे संदर्भों को, और जब दुनिया में इकोनॉमिकल फ्रीडम की लड़ाई हुई थी तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी मगध, और आज मगध सबसे ज्यादा भूखा है, तो आज मगध सबसे ज्यादा गरीब। चलिए एक टिप्पणी लेते हैं अपने संवाददाताओं से, हम चलते हैं आनंद अमृतराज के पास। आनंद अमृतराज, क्या स्थिति उभरती नजर आ रही है? देखिए कल लास्ट डेट है, शायद कुछ प्रकाश डालेंगे, अब तक लिस्ट जारी नहीं हुई। देखिए शिवपूजन जी, निश्चित तौर पे, और सबसे बड़ी नामांकन जी शिवपूजन जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक मजेदार तथ्य ये देखने को मिल रहा है कि एनडीए की तरफ से तमाम जो घटक दल है उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज का जहां चुनाव होने वाला है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से अब तक ऑफिशियल रूप से भले ही बहुत लोगों को सिंबल दे दिया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुबह 4 बजे से बार बार खबर मिल रही थी कि नाम की घोषणा की जाएगी महागठबंधन की तरफ से, लेकिन अब तक नहीं हुआ। और ये सवाल इसलिए सवाल ये कौन रहा है कि क्या बिहार में महागठबंधन के लोग किसी तनाव में हैं, किसी परेशानी में, ये तमाम तरह की बातें उभर रही है। इस बीच में थर्ड फ्रंट भी उभर गया, और थर्ड फ्रंट की तरफ से भी पप्पू यादव बोल रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि पप्पू यादव जी ने लगातार सबके लिए जो भी निश्चित तौर पर
जी मैं उसी पर आ रहा था शिव जी। सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव ने थर्ड फ्रंट बनाया और उसमें आज तमाम वैसे लोग शामिल हो गए जिन्हें किसी न किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला। तो ये भी मौका परस्त लोग हैं जो आज अंतिम समय में पप्पू यादव के पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन पर जनता कैसे भरोसा करेगी? चंदन से भी पर्सपेक्टिव लेते हैं। चंदन, क्या ये डर सता रहा था कि शायद जिनकी टिकट कट जाए वो एकाएक जो है ये तीसरा फ्रंट जो बन रहा है, तीसरी ताकत उभर रही है, इसमें आ जाएंगे, इसमें शामिल हो जाएंगे, शायद इसलिए देरी हो रही है? अब चंदन जी, आप जो बिहार का राजनीतिक समीकरण अभी देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे थर्ड फ्रंट के लोग हैं जो इस थर्ड फ्रंट के लोग हैं जो इस बात पे नज़र रखे हुए हैं कि जैसे ही महागठबंधन के सीटों का ऐलान हो जाएगा, उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद भगदड़ की स्थिति हो सकती है। आपको इस बात का डर है, आपको एहसास है इस बात का कि महागठबंधन इस बात को लेकर डरी हुई है? देखिए, महागठबंधन के सभी लोगों को जानकारी हो चुकी है, जिनको टिकट मिलना है उनको भी जानकारी हो चुकी है, जिनको नहीं मिलना है उनको भी हो चुकी है। और आधिकारिक रूप से घोषणा क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, आधिकारिक रूप से जो हमारी बातचीत हुई है उसमें कहा गया है जो कांग्रेस के लोगों ने सूची नहीं तैयार की है, आज देर शाम तक उसकी सूची तैयार हो जाएगी। अभी शरद यादव 8:30 बजे की फ़्लाइट से पटना आए हैं और शायद संभवतः कल महागठबंधन की जो है सूची वो जारी कर दी जाएगी। और जहाँ तक थर्ड फ्रंट की बात है, थर्ड फ्रंट की अब दो चीज़ खास है। एक चीज़ तो देखिएगा जो उनमें वैसे लोग हैं जो जिनके विचार शायद पहले से कभी नहीं मिले हों, अचानक मिल गए हों, अचानक मिल गए। दूसरा सबसे खास बात है जो थर्ड फ्रंट के लोग हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले जले थे और कुछ लोग अभी जले हैं। तो एक तरह से कहें जो और पप्पू यादव जी और अखिलेश सिंह यादव, रोकना चाहूंगा चंदन जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी पप्पू यादव जी, दिल जलाओं की पार्टी मान लिया जाए, बिहार की चुनावी बंदरगाह रोक रहा हूं चंदन जी आपको, दिल जलाओं की पार्टी कही जा सकती है क्या? लेकिन एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में उभरती नजर आ रही है। बात आप बतावें, सोहेली मेहता जी मेरे साथ पहले से थे जी। आप मेरे जो लिस्ट 15 मैंने जारी की है, आप उसको यदि दृष्टिकोण डालेंगे, अनीता जी जो 25 सालों से मेरे साथ पार्टी में हैं, आप नरेंद्र सिंह त्यागी कुशवाहा जो आप देखेंगे जो मेरे युवा शक्ति के अध्यक्ष हैं, उसको मैंने बेलदौर दिया। मनोहर यादव जी नगर पालिका के चेयरमैन हैं जिसको मैंने अररिया दी। आप देखेंगे दासो पासवान को जिसको मैंने वखरी दिया। इस तरीके से आप यदि पूरे दृष्टि डालेंगे तो जैसे सुल्तानगंज से जिसको मैंने टिकट दी वो बहुत ही पहले दी। सुनील पासवान को मैंने जो टिकट दिया है आपको वो आपके साथ पहले होंगे, लेकिन जो लेकिन है दिल जले की बात नहीं है। अब जैसे मैंने सुनील दिल जले मैंने इसलिए कहा, मेरा तात्पर्य ये था कि जिस पार्टी में वो थे उस पार्टी में शायद उनके तजुर्बे का, उनके एक्सपीरियंस का उस तरीके से रेस्पेक्ट नहीं मिला, इसलिए वो आज वही बात उसी बात पर मैं आ रहा हूं कि सुनील पुष्पम जी को दिया, अजय कुमार बुल्गानी जी को मैंने दिया, या अबू केसर साहब को हमने दिया। अबू केसर साहब से पुराना रिश्ता है, या बुल्गानी जी मेरे ही साथ पहले एमएलए थे, हमारे सुनील पुष्पम जी मेरे ही साथ पहले दल में थे। मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्या लोकतंत्र में अपने नेता के बीच में जब घर में पूरा फ्रीडम है, लोकतंत्र में हर तरह के बहस करनी चाहिए, क्या कारण है कि राजनीति में कोई भी दल, कोई भी नेता किसी भी विचारों के लिए वो तैयार नहीं है, किसी सही बातों को सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल एकाधिपत्य चाहते हैं, मुख्य कानून चाहते हैं? क्या किसी भी विचारों का आदान प्रदान स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है? क्या आदान प्रदान करना आपस में बैठ करके? क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी देंगे आप? क्या जी जन अधिकार पार्टी में ऐसा फ्रीडम देंगे आप? भैया जन अधिकार पार्टी में फ्रीडम देंगे नहीं। ये जो मेरी युवा शक्ति है और जन अधिकार पार्टी है, मैंने आपको कहा कि मैं एक सबसे साधारण और कॉमन वर्कर हूं। मेरे साथ सभी सबसे, चाहे मेरा कोई छोटा साथी है मैं उसे वर्कर नहीं मानता। मैंने कहा संबंधवाद पर, मैं हमेशा संबंधवाद पर ही राजनीति की है और बदलने का प्रयास किया है। मैं दिल की गहराई से बदलने का प्रयास किया है, उसमें मैं कहीं भी राजनीति नहीं लाता हूं, राजनीति और दिमाग नीति नहीं लाता हूं। मैं किसी बात को नहीं जानता, ना समाजवाद, ना मार्क्सवाद, ना लेनिनवाद, ना कांग्रेसवाद, मैं संबंधवाद के आधार पर ही बिल्कुल। चलिए हम चर्चा को उठाएंगे इसी बिंदु से। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि जिस तीसरी ताकत की बात की जा रही है आखिर ये किसे फायदा पहुंचा सकता है, या स्वतः इसमें इतनी ताकत शायद आ सकती है जो अकेले अपने दम पर ये सरकार बना लेगी।
तो ब्रेक के बाद अगर फिर से बड़ी बहस, आपका स्वागत है। हम बिहार की राजनीति में बहुत तेजी से उभरते हुए एक तीसरी ताकत की चर्चा कर रहे हैं। इसके जेनेसिस के पीछे क्या है सही कहानी, हम समझना चाहते हैं थोड़ा सा प्रोफेसर चौधरी आपसे। बार बार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि भाजपा का ही ये क्रिएशन है तीसरा मोर्चा जो बना, यानी कि समाजवादी पार्टी, एनसीपी, समाजी की एनपीपी, समरस समाज पार्टी और जन अधिकार पार्टी, ये सारी पार्टियां एक मंच पे आई सिर्फ इसलिए कि महागठबंधन के चांसेस को डैम्पन किया जा सके। मैं समझता हूं जिनकी यह समझ है वह नासमझी का परिचय दे रहे हैं। ये टू सिंपलिस्टिक एंड इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए, हुआ यह है कि जिन ताकतों को वो मानते हैं कि एकमात्र ताकत है महागठबंधन, और वो ताकत भी नहीं, दो व्यक्ति और उनके को केंद्र में रख करके दो राजनीतिक शक्ति को वो मानकर चलते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट। अगर वो सेकुलर फॉर्मेशन मानते हैं जिसमें कांग्रेस को भी उन्होंने शामिल किया है, तो उसका इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस वर्कआउट हो रहा है। दो बातें हुई थी प्रोफेसर चौधरी, एक बात थी, आज कह रहे हैं कि सेक्युलर फ्रंट के रूप में है ये महागठबंधन, लेकिन इसके पहले आज से 6 महीने पहले कवायद हुई थी कि समाजवादियों का गठबंधन होगा, कहना चाहते हैं एक साथ आएंगी। मैं कई बार हमको तकलीफ होती है, आप कैसे कह सकते हैं कि एकमात्र आप ही सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं? तब मुलायम सिंह यादव क्या है? आप उनको कहिए कम्युनल है। आप कैसे कह सकते हैं? तारिक अनवर को कहिए कि कम्युनल है। कैसे कह सकते हैं? क्या परिभाषा है कम्युनलिज्म की? एक तो मैं पहले मान लूं कि ये जो कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की परिभाषा है वह भी इनएडिक्वेट है। मैं उसको पूरी तरह नहीं सही मानता, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप इस बात को मान भी लें कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है एंटी बीजेपी वोट, तो आप कैसे मानते हैं कि आप ही एकमात्र प्रतिनिधि हैं? कैसे मानते हैं कि ये सारे लोग बीजेपी को जिताने के लिए, क्या उनके डेमोक्रेटिक जब आरोप लगते हैं कि ओवैसी सीमांचल में लड़ रहे हैं, वो बीजेपी के प्लांट हैं, तो क्या इस बात की तस्दीक करता है जो आपने कहा? तब तो यह भी कहा जा सकता है शिवसेना महागठबंधन का प्लांट है। क्यों नहीं तब शिवसेना को क्या माना जाए? थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं पप्पू जी, इसीलिए सवाल बहुत सारे मैं कंक्लूड कर दूं। देखिए, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में लोगों को छूट होती है और एक दो लोग की बात नहीं है, ये शक्तियां आ रही हैं, और इन शक्तियों का एक जगह आना ये इंडिविजुअल सिर्फ नहीं है। और अगर इंडिविजुअल रहते तो राइट ऑफ कर दिए जाते। क्यों परेशानी हो रही है आपको? निश्चित रूप से इनके पीछे कुछ ताकतें हैं, सामाजिक राजनीतिक ताकतें हैं, और उनका अधिकार है कि जनतंत्र में भागीदार बने, और स्वाभाविक रूप से वो जनतंत्र में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा ये एक अलग सवाल है, इसका फॉल आउट क्या होगा अलग सवाल है। फिलहाल जो दिख रहा है कम से कम इतना साफ है। यह कहना कि ये बीजेपी ने प्लांट किया है और बीजेपी वाले कहें कि शिवसेना को महागठबंधन ने प्लांट किया है, यह डेमोक्रेसी का अपमान है। मैं समझता हूं इस तरह की समझदारी गलत है और ये सम्मान नहीं दिखाता है उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जिसको हम सबने स्वीकारा है। फॉल आउट हो सकता है, कंसिक्वेंसेस हो सकता है, तो कंसिक्वेंसेस तो किसी के कारण किसी से हो सकता है। इसलिए मैं इसको इसी रूप में देता हूं कि अगर सेकुलर फॉर्मेशन के लोग अलग हुए हैं और उससे बीजेपी को लाभ हो रहा है, तो ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के जो ठेकेदार हैं उनको अपने अंदर के अंतर द्वंद्व को समझना चाहिए कि क्यों वे ताकतें बाहर जा रही हैं, क्यों एरोगेंस ऑफ पावर है, क्यों डायनेस्टिक रूल चल रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये जो सेकुलरिज्म के ठेकेदार लोग हैं, एक मिनट, वो जो डायनेस्टी चला रहे हैं और वो जो एरोगेंस चला रहे हैं, उसके कारण भी तो उनकी ताकतें अलग हो रही हैं, बिखर रही हैं, और वो ऐसा कंट्रडिक्शन से इमर्ज कर रहा है। कहने का मतलब अभी 3-4 बातें हमने रखी प्रोफेसर चौधरी साहब के पास। आपने भी मुहिम छेड़ी थी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर के, बार बार आप कह रहे थे, खास करके लालू जी की ओर इशारा करते हुए। अब क्या फैक्टर्स थे, किन फैक्टर्स के मद्देनजर ये तीसरी ताकत आज उभर रही है? पहले समाजवादियों को एक मंच पे लाने की बात हो रही थी, उसमें कांग्रेस को शामिल कर लिया गया यहां, और एनसीपी जैसी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, वो छिटक गई। देखिए, कानून बना दीजिए, आपकी दो ही पार्टी का मात्र इस देश में
रूल आउट हो। जो अमेरिका का सिस्टम है आप कानून बना दें, 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी जी। सिस्टम। आप बता दीजिए कि क्या इस देश में, इस डेमोक्रेसी में अन्य पार्टियों को, अन्य लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है या नहीं? जब इसके पहले ओबीसी लालू यादव को समर्थन दिए थे यहाँ आकर के, याद करिए जी, तब इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, तब वो बहुत अच्छे थे। आज जब वो दलित और मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, पूरे देश में हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं, उनकी पार्टी है, उसको आप यह कह देना कि ये बीजेपी और आरएसएस से मिले हुए हैं, उस नींव को जो सबसे ज्यादा आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हो, और उसको आप वो यहाँ के बाद वो उत्तर प्रदेश में जाना चाहेंगे, क्या हम रोक देंगे? आदरणीय नेता मुलायम सिंह जी उसे गाली देंगे? आप किसी चीज को दबा नहीं सकते। यदि उत्तर प्रदेश में उनकी सभा आप नहीं होने देते तो सबसे पहले तोगड़िया की सभा को भी तो रोकिए, सबसे पहले बजरंग दल की सभा को तो रोकिए, साक्षी महाराज और अन्य जो लोग हैं उनकी सभा को तो रोकिए। तो आप तीसरी तरफ आप कहते हैं मोर्चा के बारे में कि मैं पूछना चाहूँगा मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने इस मोर्चा को बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई, दोनों को एक किया, एक हो ही नहीं रहे थे, दोनों 2 रिश्ते थे, कोई टुटवा दबा रहा था, कोई गर्म पानी डाल रहे थे, कोई पागल कह रहा था, राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से 36 का आंकड़ा था। वोट के आधार पर भी नीतीश कुमार ने अपना वोट तो समाप्त किया ही, लालू यादव के जो वोटर हैं जिसको लालू यादव ने इस्तेमाल किया, यादवों को, मुसलमानों को, गरीबों को, उसको आइसोलेट किया, समाप्त ही करने की कोशिश की। पूरा का पूरा राजनीतिक रूप से धरातल पर, आर्थिक रूप से पूरा समाप्त करने की कोशिश की गई। आप उसके साथ आए, मुलायम सिंह उसके बावजूद भी आपको लाया। अब मुलायम सिंह यादव को आप लगातार अपमानित करते रहे। मुलायम सिंह के बेटे समधी हैं, आप कहते हैं कि उसके मुलायम सिंह को ही समधी कहते हैं आप, और आज आपने कह दिया कि धोती दे करके विदाई कर देंगे। राजनीतिक रूप से माधवराज सिंधिया को आप देखिएगा, अन्य पार्टी को भी, अन्य बहुत सारी चीज़ों को आप देखिएगा कि राजनीतिक रूप से और रिश्ते का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता, वो विचारों के आधार पर राजनीति होती है। तभी दामाद आ रहे हैं पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के लिए। वही बात मैं कह रहा हूं। लेकिन आगे क्या लग रहा है? पप्पू जी समझना चाह रहे हैं, माफी से समझना चाह रहे हैं, आगे क्या लग रहा है? मुलायम सिंह यादव को क्या अमित शाह जी प्लांट करेंगे? शरद पवार जी को क्या? चलिए, शरद पवार जी का संबंध, आरोप तो लगा रहे हैं कि शरद पवार जी का संबंध आरोप जदयू की तरफ से लगा, जो आरोप राजद की तरफ से लगा, कि आखिर क्या हुआ? मैं उसी पर स्वाभिमान रैली में आते हैं समाजवादी पार्टी, यहाँ पर आकर के कहते हैं कि सबको एक मंच पे आना चाहिए। मैं उसी बात तो कह रहा हूँ जी, मैं वही उसी बात को कह रहा हूँ कि आखिर क्या कारण है? ये अपनी गलती में, सही कहा प्रोफेसर चौधरी साहब ने, वो अपनी गलतियों को क्यों नहीं ढूंढते? वो एक तरफ आप वर्कर को रेस्पेक्ट नहीं देते, एक तरफ आपका कोई डेमोक्रेसी पैटर्न नहीं है, एक तरफ पॉलिटिकल सिस्टम को आप अपने पैर के तले रोंदते हैं, आप मुखेर कानून चलाते हैं, एको हम द्वितीय नास्ती, परिवार के बीच में कुनबों, 3 बेटा बेटी पत्नी, और आप अपने बीच में, वहां डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं लगता? अब ये तीसरी शक्ति के आने से कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा भाजपा को फायदा मिलेगा। नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं ना। लालू यादव जी 26 दिसंबर 1989 को आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा था कि दुनिया के सबसे अच्छे संगठन है, और बीजेपी के बारे में कहा गया था कि ये सबसे अच्छी पार्टी है। राजीव गांधी को गालियां दी गई थी, और उसके बाद 39 एमएलए का सपोर्ट बीजेपी की मिली थी तो सरकार बनाया था। नीतीश कुमार जी 17 साल रहे। मुसलमानों की ये लोग हिमायती कब हो गए? भागलपुर की दंगा के बारे में नीतीश कुमार ने रिपोर्ट में क्या कही कि पूर्ववर्ती सरकार ने दंगाइयों को बचाया। जी, दंगा कराने में लालू यादव ने कहा कि मुसलमानों का हाथ है। सल्लन और अंसारी मियाँ ने दंगा कराया। और मैं जानना चाहूंगा, नीतीश कुमार से बिहार भी जानना चाहती है, आरएसएस की बड़ाई करने वाले लालू यादव से बिहार जानना चाहती है। आप इकोनॉमिकल और एजुकेशनल के बारे में जरा बताओ कि आपने मदरसा से लेकर के, उर्दू टंग से लेकर के, मदरसे टीचर से लेकर के, और उसके एजुकेशन ग्रोथ के लेकर के 25 सालों में क्या क्या ये दुनिया जानना चाहती है। दूसरा, जिन लोगों ने दंगा कराए, रतन मंडल, कामेश्वर यादव,
रतन मंडल को आप अति पिछड़ा आयोग का चेयरमैन बना करके अभी आप स्टेट मिनिस्टर का नीतीश जी दर्जा दिए हुए हैं। जिसने अपने हाथ से कत्ल किया, खून बहा है, उसको आप दर्जा दे चुके हैं। जिस कामेश्वर को मारने में जिसका हाथ है उसको आप जनता दल में ला करके आप सम्मान करते हो। तो आप कह रहे हो कि पूर्ववर्ती सरकार लालू यादव ने बचाया, तो नीतीश जी 10 सालों में आपने कहा कि मुसलमानों की जमीन को हथियाने के लिए दंगा हुए, तो आप 1 डिसमिल जमीन आप लौटा देते। थोड़ा सा या आप लालू यादव तरीके से एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं। लालू यादव, मुलायम सिंह, लालू यादव जी ने जो नहीं न्याय दिया, चुनाव में जाने तो आप के न्याय पहले दे देते, आप लालू यादव को हथकड़ी लगा के जेल भेजते। तो आप चुनाव में जाने के पहले नीतीश जी, लालू जी, जदयू और राजद, इनका यह कहना था कि सारे कांग्रेस भी अगर साथ में आ जाए 46% का वोट शेयर था। अब जो स्थिति यहां पर उभरी है कि 40% का वोट शेयर अगर वास्तव में महागठबंधन के पक्ष में जाता है तो भाजपा डज नॉट स्टैंड अ चांस। इसलिए ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी ताकत या फिर ओवैसी फैक्टर, यही तो आरोप है। देखिए, एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ताकि वोट 46% से काटा जाए। यही कयास, ये जो बीच में एक बाय इलेक्शन हुआ, उसके बाद इनको लगा कि हम ये वोट का गणित है जी, लोकसभा की गणित कुछ और, विधानसभा की गणित कुछ और, केंद्र के लीडरशिप अलग थे, बिहार में मुद्दे अलग हैं, चीज़ें अलग हैं। बिहार के लोग ये नहीं देख रहे हैं कि 25 सालों में क्या क्या हुआ। 15 साल लालू यादव और नीतीश कुमार जी, सबसे पहले जंगल राज की अवधारणा किसने की? कोर्ट ने, और नीतीश कुमार ने इस बात को, इस सवालों को छेड़ा। नीतीश जी से जनता को पूछना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि आप जिन मुद्दों पर लालू यादव से अलग हुए थे, क्या वो मुद्दे सही हो गए? क्या लालू यादव जी धर्मात्मा हो गए? क्या आपके साथ आप जिन आधारों पर बिहार को बचाने की कल्पना किया था कि हम बिहार बचाएंगे, हम ऐसा करेंगे, आज ऐसी क्या चीज़ें हो गई जी, कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया, या कौन से कारण हो गए कि आप लगातार मैं विकास के बारे में बाद में आऊँगा, लेकिन तीसरे मोर्चे की जो मोर्चे की बात आप कर रहे हो, चाहे वो आदरणीय नेता तारिक अनवर साहब को, जो क्या एक अच्छा फेस नहीं है मेरे पास? क्या ठीक है, हम उनके नेतृत्व में, मुलायम सिंह यादव के सरपरस्ती में हमने बहुत बड़ा एक ताकत बनाई, और एक ताकत बनाने का प्रयास मेरा जितना मांझी को जोड़ के भी था। चलिए, एक चीज़ नहीं आई, लेकिन एक बड़ी ताकत बनी। नागमणि जी आए, कांटे की टक्कर देना, एनएनपी ब्रेक लेना है, पीएस संगमा जी आए, थोड़ा सा चाहता हूं अपनी सोच को यहाँ पर, सभी लोग, हम लोग आए। तो मैं महागठबंधन हूं ना, मैं बड़ा, वो 3 पार्टी का गठबंधन और हम 6 पार्टी का गठबंधन, और सेकुलर फोर्सेस के रूप में मुलायम सिंह कॉमनल हार्मोन्स के रूप में, शरद पवार जी, आपको पीएस संगमा जी, और पप्पू यादव, जो जिसके बारे में रग रग खून नस नस में पता है कि यह व्यक्ति गरीबों के सवाल पर, वंचितों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, अल्पसंख्यकों के सवाल पर किसी से भी वैचारिक तौर पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, चाहे ऐतिहासिक संदर्भ हो, चाहे अल्पसंख्यकों के, दलितों के साहित्यिक संदर्भ हो, चाहे उसके धार्मिक संदर्भ हो। इन सवालों पर पप्पू यादव इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में भी अपने विचारधारा से अलग हटने वाले नहीं हैं। जब इतनी बड़ी ताकत लालू यादव और नीतीश कुमार के बारे में सबको पता है कि ये आरएसएस तो बोलती है तो वो दिखता है, ये दोनों आरएसएस से भी खतरनाक मुसलमानों का इस्तेमाल और दलितों का जितना अपमान, और दलितों के राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ को जितना इसने कुचला, और मुसलमानों को जितना इस्तेमाल करके जितना भय इन्होंने दिखाया। याद करिए, एक ट्रिब्यूनल अखबार में क्या छपा था, नीतीश कुमार ने कहा था कि 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत किया है, अब ये अप्रासंगिक है, अब भूल जाए मुसलमान। याद करिए, एक अखबार में बहुत पहले छपी थी लालू यादव के बारे में, सिंघल से मुलाकात हुई थी, तो कहा था आप मुसलमानों को तलवार भोंको, और हम आप तलवार भोंकना, और हम यहाँ पर वोट चर्चा को यहीं से उठाएंगे, फिलहाल मजबूरी वोट का आधार बनाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आनंद अमृतराज, माफ करेंगे, पिछली बार हम आपके पास नहीं आ पाए थे, आप कोई सवाल करना चाहते थे पप्पू यादव जी से।
देखिए पप्पू जी से मेरा एक ही सवाल है सर कि जो फिलहाल जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहा है, उसमें किसी एक पार्टी को या एक गठबंधन को बहुमत मिलते नहीं दिख रहा है, बहुत क्लोज फाइट है। और मेरा सवाल सीधे पप्पू यादव से है कि आपका थर्ड फ्रंट अगर कुछ सीटें जीत जाता है तो चुनाव के बाद अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो किसी समर्थन करेंगे? क्योंकि आप महागठबंधन पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं, एनडीए गठबंधन पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं, और अगर हंग असेंबली की स्थिति होती है तो आपका समर्थन किसे रहेगा? समर्थन हम खुद लेंगे, समर्थन हम देंगे क्यों, और यदि देना और लेना होगा तो हम जो मेरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जो महागठबंधन का जो एजेंडा होगा, जो हमारी मैनिफेस्टो होगी, हम उस मैनिफेस्टो के आधार पर हम समर्थन लेंगे। जो हम सवाल रखेंगे, जो मेरी पार्टी का यदि आप पूछना चाहेंगे, जन अधिकार पार्टी का, तो जो मेरी टाइम बहुत 1 से 2 दिनों के अंदर हम बहुत बड़ा मैनिफेस्टो आपके सामने हम लाएंगे, और उसी आधार पर ही हम किसी भी परिस्थिति में पहला मैनिफेस्टो होगा जिसमें टाइमलाइन होगा, और निश्चित रूप से टाइमलाइन के साथ हम कौन कौन सी किस टाइमलाइन में क्या करने जा रहे हैं ये पूरा डिटेल हम बताएंगे। लेकिन पप्पू जी सवाल तो यही उठता है ना कि अभी आप दोनों गठबंधन पर हमला बोल रहे हैं और चुनाव के बाद अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो आप उन्हीं से समर्थन की बात करें तो जनता को ये पच नहीं रहा होगा, तो आप जरा क्लियर कीजिए। नहीं, हम जब किसी गठबंधन के पार्ट होंगे, हिस्से होंगे, तो वो मेरे विचारधारा पर वो गठबंधन चलेगा, हम उनके विचार, वो कॉमन विचारधारा होगा। आज यदि कोई गठबंधन चल रहा है और नीतीश कुमार जी का गठबंधन या कोई गठबंधन चल रहा है, कल सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी बीजेपी गठबंधन में थे, वो उनके मिनिमम प्रोग्राम थे, तो वो उनको समझना चाहिए उनके मिनिमम प्रोग्राम क्या है, पार्टी का एजेंडा क्या कहता है, पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, पार्टी का संविधान क्या कहता है। आपका पार्टी का संविधान कुछ कहता है, आपका मैनिफेस्टो कुछ कहता है, और फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कुछ और हो जाता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलग तरीके से आप चीजों को बदलते हैं। इस महागठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा? निश्चित रूप से कुछ लग रहा है, हाँ बिल्कुल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसको हम बहुत जल्दी तय करेंगे। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, जो महागठबंधन की बात हो रही है, राजद, जदयू का और कांग्रेस का, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कुछ होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, मुख्य कानून है लालू यादव का, वहाँ कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का कोई सवाल ही नहीं। वो कहावत है, खाता ना वही केसरी जो कह दे वही सही। लालू यादव के पास किताब से और लालू यादव के पास विचारों का कोई संदर्भ दूर दूर तक नहीं है, बौद्धिक या साहित्यिक संदर्भ या वैचारिक संदर्भ या सामाजिक संदर्भ का कोई औचित्य नहीं है। लालू यादव बिल्कुल वो कपिल स्टार लाफ्टर शो है, कपिल शो के, लाफ्टर शो के, वो मैकरी के दुनिया के अजायब घर के वो नायाब चीज़ हैं। इसीलिए अब जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, तो नीतीश कुमार जी के पास यदि संबंध भी है विचारों का, कुछ चीज़ों का, निश्चित रूप से हल्का फल्का, तो अहंकार का जो प्रकाष्ठा है ना, वो कंप्लीट रूप से कवर कर चुका है उनके विचारों को, उनके सारी चीजों। साहब जाते थे, एक अंतिम टिप्पणी आपसे हम चाहेंगे कि स्थिति कैसी उभरती नजर आ रही है बिहार की राजनीति में? मैं जिस तरह से 4 ताकतों की बात मैं हमेशा करता हूँ, 3 की नहीं है, इंक्लूडिंग लेफ्ट, यस, लेफ्ट फ्रंट इज दैट, एंड उसकी आइडियोलॉजी है, उसके पास कुछ कैडर है, ताकत है। अगर ये 2 फ्रंट आने वाले दिनों में मजबूत हो, और जिसकी पूरी संभावना मुझे दिखाई पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि क्लियर पिक्चर नहीं मर्ज करेगा, और वैसी स्थिति में कहीं न कहीं इन ध्रुवों को आपसी सहयोग करना पड़ेगा। मैं एक ही चीज कहूंगा, इंस्टेड ऑफ ये कहना कि इसको उसने प्लांट किया, उसने उसको प्लांट किया, लेट अस सेलिब्रेट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता प्लूरैलिटी, और कई तरह की ताकतें आ रही हैं, और ये ताकतें ऐसी ताकतें हैं जो अंतर्द्वंद के कारण भी हो रही हैं, और जो जिन लोगों की उपेक्षा हुई है, जिन कंसर्न्स की उपेक्षा हुई, उनको आवाज देने के लिए हो रही है। इसको हम लोगों का इसका उत्सव मनाना चाहिए, ना कि उसको कि क्या उसकी भर्त्सना नहीं करनी चाहिए। मूड क्वेश्चन यही हो सकता है कि क्या बिहार झारखंड की राजनीति की तरह आगे बढ़ रहा है? चलिए, पप्पू यादव जी, प्रोफेसर चौधरी साहब, आनंद अमृतराज जी और चंदन झा, हमसे जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मौर्य टीवी।